वेलकम फ्रेंड्स। आज का अपना टॉपिक है रेशो एंड प्रोपोर्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरे के पूरे अर्थमेटिक्स के अंदर इसका बार बार यूज होता है। बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लमों को ये सिंपल प्रॉब्लम बना देता है। तो आज हम इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे और इसकी प्रॉब्लम्स सोल्व करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि रेशो का मतलब क्या होता है। रेशो हिंदी में अनुपात बोलते हैं इसको। ये दो सेम क्वांटिटी का कंपैरिजन होता है। दो सेम क्वांटिटीज का कंपैरिजन होता है। सेम क्वांटिटी कैसे होती है? वेट में जैसे केजी का केजी के साथ होगा, ग्राम का ग्राम के साथ होगा, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर के साथ होगा। तो ऐसे ही डॉग का डॉग के साथ होगा, कैट का कैट के साथ होगा, काऊ का काऊ के साथ। हम ऐसे कंपैरिजन नहीं करेंगे कि जो सेम क्वांटिटीज नहीं होंगी। ठीक है। तो इसका जो रेशो का मतलब होता है कि एक क्वांटिटी दूसरी का कितना गुना है। जैसे मैंने लिखा 1:2, तो जो दूसरी क्वांटिटी है वो पहली का 2 गुना है। और ये क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट नंबर होता है। एब्स्ट्रैक्ट नंबर का मतलब होता है इसकी कोई इकाई नहीं होती। जैसे किलो और दूसरा भी किलो है तो किलो से किलो कट जाता है, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नंबर होता है। इसकी जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं उसको फ्रैक्शन में। ठीक है। जैसे ये रेशो है इसको हम फ्रैक्शन में भी ऐसे लिख सकते हैं, ये पहले करवाया है मैंने। तो इसमें न्यूमरेटर बोलते हैं फ्रैक्शन फ्रैक्शन में, और इसमें इसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं। सेकंड टर्म को कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं हम, और फ्रैक्शन में हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो सेम ना तो रेशो में ना फ्रैक्शन में, यदि हम इसको किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को या डिवाइड करेंगे तो इसके रेशो में कोई डिफरेंस नहीं आता, जैसे फ्रैक्शन में भी कोई डिफरेंस नहीं आता। जैसे हम फ्रैक्शन को 1/2 को ऊपर नीचे 2 से गुना कर दें तो ये बन जाएगा 2/4। तो 1/2 और 2/4 दोनों ही फ्रैक्शन सेम होते हैं। ये हिंदी में है। अनुपात का अर्थ वो जो मैंने अभी बताया हिंदी में ही बोल के बताया। इसमें हिंदी में इसको एंटीसीडेंट को पूर्ववर्ती पद बोल देते हैं और इसको अंश बोलते हैं, परवर्ती और हर बोलते हैं। ठीक है। कंपाउंड रेशो क्या होता है? जैसे हमें एक रेशो दिया हुआ है, कोई भी ए और बी है, 1:2 दिया हुआ है, 1:2। और एक और मान लो सी, ये एक टाइप का है, दूसरा रेशो हमें 2:3 दे दिया। ये फर्स्ट रेशो है, ये सेकंड रेशो है। तो यदि हमें पूछे कि इसका कंपाउंड रेशो बताओ तो हम क्या करेंगे? जो एंटीसीडेंट है एंटीसीडेंट की गुणा कर देंगे और कॉन्सिक्वेंट की आपस में इनकी गुणा कर देंगे। एंटीसीडेंट की एंटीसीडेंट के साथ और कॉन्सिक्वेंट की कॉन्सिक्वेंट के साथ। तो इनका जो कंपाउंड रेशो आएगा वो आएगा 2:6। ठीक है। काट देंगे 1:3। तो ये कंपाउंड रेशो होता है। एक कंबाइंड रेशो होता है, कंबाइंड रेशो अलग होता है, वो अभी हम निकालेंगे। पहले आज हम कंपाउंड रेशो देख रहे हैं। तो सबसे पहले कंपाउंड रेशो में आता है डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो क्या होता है? मान लो कोई रेशो हमें दिया हुआ है 1:2, तो डुप्लीकेट रेशो होता है कि हम इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों का। 1 का स्क्वायर अनुपात में 2 का स्क्वायर। ठीक है। तो ये हो जाएगा 1:4। ये कहाँ पे काम आता है? जब हमें एरिया का रेशो निकालना हो, जब हमें लेंथ का रेशो दिया हुआ है और हमें एरिया का रेशो निकालना हो तो हम उसका डुप्लीकेट रेशो निकालते हैं। सेम अगला होता है ट्रिप्लीकेट रेशो। तो 1:2 का ट्रिप्लीकेट रेशो कैसे निकालोगे? इसका क्यूब कर दोगे। स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, क्यूब का मतलब उसकी 3 बार गुना। तो जैसे इसकी एक की 3 के बार गुना करेंगे तो एक ही आएगा, और 2 की 2 के साथ 3 बार गुना करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। तो इसका ट्रिप्लीकेट रेशो कितना आ गया? 1:8। तो ये कहाँ पे निकालते हैं हम? जब हमें लेंथ या साइड का रेशो दिया हुआ हो किसी भी फिगर का और हमसे कोई वॉल्यूम का रेशो पूछ ले। ठीक है। वॉल्यूम 3D में आता है, एरिया 2D में आता है। तो ये ट्रिप्लीकेट रेशो होता है। सेम इनका जो वाइस वर्षा उल्टा होता है, सब डुप्लीकेट रेशो क्या होता है? सब डुप्लीकेट रेशो जो स्क्वायर वाला होता है, जैसे 1:4 है, इसका हम स्क्वायर रूट कर देते हैं 1 और स्क्वायर रूट 4, तो ये आ जाएगा 1:2। सेम सब ट्रिप्लीकेट रेशो, जब हमें वॉल्यूम का दिया हो तो यदि लेंथ का निकालना तो सब ट्रिप्लीकेट निकालते हैं, एरिया का दिया हो लेंथ का निकालना तो सब डुप्लीकेट निकालते हैं। तो जैसे 1:8 इसका सब ट्रिप्लीकेट इसका हमने निकालना है तो ये आ जाएगा 1:2। इसका क्यूब रूट कर देंगे, यहाँ पे 8 लिख लो और फिर यहाँ पे लिख लेना
1:2। इसके बाद रेशो आता है एक इनवर्स रेशो। इनवर्स रेशो का मतलब होता है उल्टा। जैसे 1:2 है, इसका यदि इनवर्स रेशो करेंगे तो इनको उल्ट देंगे, एक तो 1/1 ही रहेगा और दो को क्या कर देंगे, 1/2 कर देंगे। ठीक है, तो ये इसका इनवर्स रेशो हो जाएगा। इनवर्स रेशो क्या होता है, उसका उल्टा, फ्रैक्शन में उल्टा कर देंगे। ठीक है, ये आगे आएगा, हम पढ़ेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, तो हमें उसमें इनवर्स रेशो निकालने की जरूरत पड़ेगी। अब हम आगे चलते हैं। कंबाइंड रेशो क्या होता है? कंबाइंड रेशो जैसे ए, बी और सी ऐसे 3 रेशो दिए होंगे, इसका 2:3 है, इसका 4:5 दिया हुआ है, तो ए बी सी का अनुपात पूछेंगे तो ये हमारा कंबाइंड रेशो आएगा। ठीक है, तो इसको हम आगे निकालना सीखेंगे। अब हम कुछ प्रॉब्लम शुरू करेंगे एक एक करके। पहला है डिवाइड 1458 into 2 parts such that one may be to the other as 2:7। दो पार्ट्स में डिवाइड करना है 1458 को और उनका रेशो हमें दिया हुआ है 2:7 में। तो बेसिक जो छोटी क्लासों में हम करते आए हैं, क्या करते हैं, पहले अनुपात होता है, फिर उसका अनुपाती जोड़ निकाल लेते हैं। तो जो भी हमें निकालना होता है उसके डिवाइड में अनुपाती जोड़ और उसके गुणा में टोटल कर देते हैं। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, मैंने पहले भी इक्विवेलेंस आप लोगों को बताया हुआ है। हम जस्ट इक्वेट करेंगे, जैसे ये 7 और 2 9, टोटल 9 है, तो ये 9 के इक्विवेलेंट है, बात वही सेम ही है। तो 9 किसके इक्विवेलेंट है, 1458 के। तो अब हमें 2 और 7 निकालना है, तो पहले यहाँ से 1 निकाल लेते हैं, इसको भाग कर देंगे, 9 एकम 9, निकमिच की 54, 9 दूनी 18। तो अब 2 निकालोगे तो इसको 2 से गुणा कर दो, 2 चुकू 12, 1, ये 324 आ जाएगा। और 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, 1 4 और ये 1134 रुपये आ जाएगा, या जो भी रुपए पैसे जो भी है। तो हम इसको ऐसे डिवाइड कर लेंगे। क्या लगाएंगे हम, इक्विवेलेंस लगाएंगे, या रेशो यूज करेंगे या फ्रैक्शन यूज करेंगे। आगे आगे एग्जांपल्स में हम देखते जाएंगे। तो आप लोगों ने सीखना है कि किसी भी प्रॉब्लम को हम सोल्व कैसे कर रहे हैं। अगली अपनी प्रॉब्लम है, फाइंड 3 नंबर्स इन द रेशो ऑफ 1:2:3 सो दैट द सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स। अब ये स्क्वेयर का सम है। इसमें क्या करते हैं, वैसे तो हम लिखते हैं x लिखेंगे, 2x लिखेंगे, 3x लिखेंगे। पहले लिख लेते हैं एक बार, वो समझ लो। मान लो एक x है, इस अनुपात में 1:2:3 में एक x हो गया, एक 2x हो गया, एक 3x हो गया। ठीक है, तो अब इनका स्क्वेयर का सम करना है, तो x का स्क्वेयर प्लस में 2x का स्क्वेयर प्लस में ये ऐसे पूरे का स्क्वेयर है 3x का स्क्वेयर। तो ये हो गया 1x स्क्वेयर और इसका हो जाएगा 4x स्क्वेयर और इसका हो जाएगा 9x स्क्वेयर। तो टोटल कितना हो गया, 14x का स्क्वेयर। ये किसके बराबर दिया हुआ है, 504 के। ठीक है, तो यहाँ से x स्क्वेयर आ जाएगा, 14 से भाग करोगे, 14 3 42, 8 14 6 84। तो x कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको स्क्वेयर रूट कर देंगे 36 का, यह आ जाएगा 6। ठीक है, तो फिर यहाँ से नंबर निकाल देंगे कितने आगे, 6 12 और 18। लेकिन हम इसमें x में नहीं, ये हमने मेथड हमारी प्रैक्टिस कर लेनी है, उसको समझ लेना है। हम डायरेक्टली क्या करेंगे भाई, इसको स्क्वेयर करेंगे डायरेक्टली। भाई ये 1 है, ये 4 है, ये 9 है, मतलब 14 है। किसी एक कांस्टेंट क्वांटिटी यहाँ पे है, उसका भी स्क्वायर है, उसको वैसे मन में याद रखेंगे। और ये किसके बराबर है, 504 के बराबर। तो इसको 14 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 36 और उसका स्क्वायर रूट कर देंगे, क्योंकि ये स्क्वायर करने के बाद आया था। तो ये आ जाएगा 6 और इस 6 से इनके साथ गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6 12 18। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम को हमने ऐसे करना है। अगला है ए बी सी डी आर 4 क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। सेम काइंड की होनी जरूरी होती है रेशो के अंदर। यदि डिफरेंट काइंड की होगी, उनका रेशो नहीं निकल सकता। जैसे आप 1 लीटर में ले लो, 1 किलो में ले लो, तो उनका कोई अनुपात नहीं निकल सकता, कोई रेशो नहीं हो सकता। तो जब सेम काइंड का कंपैरिजन होता है तो उसी का रेशो हम निकाल सकते हैं। तो जैसे हमें अब ये दिया हुआ है, A/B दिया हुआ है 3:4 और B/C भी दिया हुआ है, हम एक में ही लिखेंगे, ये 8:9 हो गया।
और आगे C अनुपात D भी दिया हुआ है 15:16। तो अब हमसे पूछेगा A का और D का रेशो कितना है। ठीक है, तो इसका रेशो निकाल सकते हैं हम, उल्टा भी जा सकते हैं। जैसे अब ये है, ये यहाँ पे 8 है, तो इसको यदि 8 बनाना है तो क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 8, तो 6 8 9 हो गया। अब ये यहाँ पे 15 है, यहाँ पे ये 9 है, तो क्या कर सकते हैं, इनको यदि कॉमन बनाना है तो हम इसको 3 से गुना कर लें, इस वाले को, और इसको 5 से गुना कर लें। ठीक है, 3 से गुना, इसको 5 से गुना करेंगे, इसको 3 से गुना करेंगे, तो दोनों 45 हो जाएंगे। जैसे हमने इसको 3 से किया 48, ये हो गया 45। इसको 5 से करेंगे, ये भी 45 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 5 से 40 हो जाएगा। अब इसको 10 से गुना कर लेना, ये 30 और 40 हो जाएंगे। तो इनका रेशो क्या आ गया, 30 40 45 और 48। 30 40 45 और 48। अब इसको काट सकते हैं हम, 3 से काट दें तो 10, 3 से नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, तो ये नहीं कट रहा, तो बस यही रेशो आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे रेशो निकाल लेंगे। तो अब ए और डी का रेशो कितना है, ए 30 है, ये 48 है, तो 30 अनुपात में 48। तो काट देंगे 3 से, या 6 से कट जाएगा, 6 15 30, 6 8 48, तो 5 अनुपात 8 आ गया। ए बी सी का कितना आएगा, 30 40 और 45 का, ये 5 से कट जाएगा, 6 8 और 9, तो इनका आ गया 6 8 9। ए बी सी डी का कितना आ गया, ये ए बी सी डी का रेशो आ जाएगा। ठीक है, ए बी सी डी का रेशो ये वाला आ जाएगा। यदि हमने वैसे निकालना है, आगे हम मेथड बताएंगे कि हम कैसे करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं एक बार। सेम प्रॉब्लम है, इसमें भी हमें ए बी का दिया हुआ है, बी सी का दिया हुआ है, सी डी का दिया हुआ है, और डी ई का भी दिया हुआ है। तो हमें ए बी सी डी ई का रेशो निकालना है, तो हम ऐसे ही इसको रेशो निकाल लेंगे। जैसे ए बी सी डी ई हम लिख लेते हैं। ए बी का है 1:2, बी सी का है 3:4, सी डी का है 6:9, और इसका है 12:16। तो हम इसको रिवर्स ऑर्डर में सोल्व करेंगे। पहले हम इसको सेम कर लेते हैं, डी को सेम कैसे होगा, 12 का और 9 का जो कॉमन होता है 36 है, तो इसको 4 से गुणा कर लेते हैं, और इसको 3 से, तो ये हो जाएगा 36, और 16 3 48, इसको 4 से करोगे तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 24। अब ये भी 24 है, तो यहाँ पे भी 24 चाहिए, तो इसको 6 से गुणा कर दो, तो ये 24 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। अब ये 2 है, यहाँ पे 18 करोगे तो इसको 9 से गुणा कर दो, ये 18 और ये 9। तो ए बी सी डी का रेशो क्या आया, 9 18 24, ये हो गया 36, और ये हो गया 48। तो अब इसमें से यही रेशो हमसे पूछा हुआ था। ठीक है, यदि ये कटता है तो हम इसको काट देंगे, छोटा बना देंगे। तो 3 से काट दो, जैसे 3 से काटो, 3 3 6 18, 3 8 24, 3 पे 12 और 3 पे 16। तो रेशो आ गया 3:6:8:12:16। ठीक है, तो इसको रिवर्स से ऐसे शुरू करना है सोल्व करना। ठीक है, ऐसे सोल्व करेंगे, वो उल्टा एन, ऐसे वाले, ये सब हम करेंगे। पहले हम मेथड कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं कि भी होता क्या है। बेसिकली हमें ये इक्वल करना होता है, एक का लास्ट वाले का एंटीसीडेंट और पहले वाले का कॉन्सिक्वेंट, जब ये कॉमन होता है, जैसे डी होता है दोनों में। अगली प्रॉब्लम देखते हैं। द सम ऑफ 3 नंबर इज 98। इफ द रेशो बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड नंबर इज 2:3, बिटवीन सेकंड एंड थर्ड इज 5:8, देन फाइंड द सेकंड नंबर। तो पहले हम इसका रेशो निकाल लेते हैं। ये मान लो 3 नंबर है, ए बी सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड है, तो ये 2:3 है, और ये 5:8 है। ठीक है, तो पहला तो यही होगा, यदि हम सिंपल मेथड से करें तो ये बराबर होना चाहिए, लेकिन हम एक उल्टा एन लगा देते हैं, ऐसे भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। भाई उल्टा एन जो होता है उसमें 3 टर्म्स जब होती हैं तो वो ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रेशो निकल जाता है। जैसे 5 का 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और फिर 5 की 3 करेंगे 15 हो जाएगा, और इसकी 8 की 3 की करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो ए बी सी का रेशो ये आ जाएगा। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ए इज टू बी इज टू सी,
2, 3 और 5:8। तो जो ये खाली है यहाँ पे, इसकी जगह पे इसके साइड वाला आ जाएगा 3, और इसकी जगह इसका ये आ जाएगा 5 साइड वाला, क्योंकि 2 की 5 के साथ गुणा होनी है इसलिए इसको इस साइड लिख देते हैं, 8 की 3 के साथ गुणा होनी है इसको इसलिए इस साइड लिख देते हैं, और फिर ऐसे सीधी गुणा कर देते हैं इनकी। तो ये हो जाएगा 10, 15 और 24, ये रेशो आ गया। तो अब हमें टोटल कितना दिया हुआ है 98, तो इसका टोटल कितना है, अब इक्विवेलेंस लगाएंगे। ये हो गया 39 और 49, 49 किसके इक्विवेलेंट है 98 के, मतलब इसका डबल है, तो ये भी सारे डबल हो जाएंगे, ये 20 हो गया, ये 30 हो जाएगा और ये 48 हो जाएगा। तो हमसे पूछा है सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर कितना आ गया 30 आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है द रेशो ऑफ मनी विद रीटा एंड सीता। रीता और सीता का कितना है 7:15 है, और सीता और कविता का 7:16 है। ठीक है, तो अब हम पहले कंबाइंड रेशो निकाल लेंगे इसका, यहाँ पे 7 लिख लो, यहाँ पे 15, तो कितना आ गया 49 इज टू 15 7 105, और इसके गुणा करेंगे तो ठीक है। तो अब हमें ये दिया हुआ है कि भाई रीटा के पास 490 है, रीटा के पास कितने हैं, वैसे तो 49 है, तो 49 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 490 रुपए के, मतलब बस एक जीरो लगाई हुई है, तो बाकी सबको भी एक एक जीरो लगा देंगे, तो इसके पास 1050 हो जाएंगे, और इसको एक जीरो लगाएंगे तो 2400 रुपए हो जाएंगे। तो इक्विवेलेंस में कैलकुलेशन आसान होती है, इसलिए हम इक्वेट करते हैं, इसको नोट कर लेना अच्छे से, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अब ये तो हमें ये पूछा हुआ था कि कविता के पास कितने 2400, इनका डिफरेंस भी पूछ सकते थे, भाई कविता का और सीता का डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस देखो कितना है, 240 में से 105 गए तो 135, इसके आगे भी एक जीरो लगा दो तो इनका डिफरेंस 1350 हो जाएगा। इन दोनों का जोड़ पूछ लेते या कुछ और भी पूछ सकते हैं, तो जस्ट हमने इक्वेट करना है, वहां से 1 निकल जाता है या कोई रेलेवेंस बन जाती है, एनालॉगी बन जाती है, उसी एनालॉगी पे हम दूसरों को बता देते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है ए बी का रेशो दिया हुआ है, बी सी का दिया हुआ है, सी डी का दिया हुआ है, तो ए बी सी डी का रेशो हमने, तो इस प्रॉब्लम में हमें ए बी सी डी का अनुपात निकालना है, तो इसको देख लेते हैं, ए बी सी और डी, इसको लिख देते हैं, ये है 3:4, ये है 8:10, और लास्ट में है 15:17। ठीक है, तो सेम इसको वो सेम करके भी कर सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे 4 वाले में इसको इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर लास्ट में इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, या फिर जैसे वो मैंने बताया था वो साइड में लिख देंगे, ए बी सी डी लिखेंगे 3:4, 8:10 और 15:17। तो ये 4 है, ये यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, ये 10 है, यहाँ पे भी 10 आ जाएगा, मतलब साइड में एक्सटेंड कर देना जो टर्म उसके नजदीक वाली, ये 8 है, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ये 15 है, ये 15, ऊपर से नीचे मत कर देना, या नीचे से ऊपर, साइड में करनी है एक्सटेंड, फिर इनकी गुणा कर देंगे हम, फिर ठीक है, फिर जो भी काटेंगे उसको फिर उसका छोटा बना देंगे। तो जैसे अब इसका कितना आएगा, इसको हम लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 15 गुणा में 8 गुणा में 3 अनुपात 15 गुणा में 8 गुणा में 4 अनुपात 15 गुणा में 10 गुणा में 4 अनुपात 17 गुणा में 10 गुणा में 4। अब पहले 5 से काट देते हैं सब में, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। अब 4 से काट लेते हैं, या 8 से भी कट सकता है, पहले चलो 2 से काट देते हैं, 2 पे वो कट गया, ये 5 पे आ गया, ये 2 दूनी 4 हो गया, और ये 2 चौके 8 हो गया। अब 4 से काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये 4 कट जाएगा, और इसका भी ये 4 कट जाएगा। ठीक है, तो अब रेशो कितना आएगा इनका, इनकी गुणा कर लेते हैं, ये 3 की और 3 की गुणा कितनी होगी 9 अनुपात 3 दूनी 6 दूनी, ये कितना हो गया, ये हो गया 12, और ये कितना बच गया 3 पंजे 15, और ये कितना बच गया 17, तो ये इसका रेशो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम अपनी, अ हाउंड परस्यूज अ हेयर
हाउंड एक शिकारी कुत्ता होता है, जंगली कुत्ता, हेयर खरगोश होता है, एंड टेक्स 5 लीप्स फॉर एवरी 6 लीप्स ऑफ द हेयर, कि इसके 5 कूद, लीप्स का मतलब 5 कूद लेता है, जब 5 कूद शिकारी कुत्ता लेता है, 6 कूद खरगोश लेता है। बट 4 लीप्स ऑफ द हाउंड इज इक्वल टू 5 लीप्स ऑफ द हेयर, कंपेयर द रेट्स ऑफ द हाउंड एंड द हेयर। रेट्स क्या होता है, जैसे स्पीड कोई है, स्पीड भी एक रेट होता है, किलोमीटर पर आवर, किसी समय में कुछ चीज को करना वो उसका रेट होता है। जैसे ये कूद मार रहे हैं समय के अंदर, ये 5 कूद मार रहे हैं, ये 6 कूद मार रहे हैं सेम समय में, ठीक है। जब ये 5 कूद मारता है, ये 6 कूद मारता है, तो इनका ये रेट है। लेकिन इनका हमने रेसो में पहले ही पढ़ा था कि रेसो किसके बीच में होता है, सेम काइंड के बीच में। ये कूद किसकी है, ये कुत्ते की है, ये कूद किसकी है, ये खरगोश की है, ये छोटी बड़ी हो सकती है, तो इसलिए इनका कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा कंपैरिजन करने के लिए, तो इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक की कूद में। तो जैसे ये हाउंड कितनी है, 5 कूद है, इसकी कितनी है, 6 लीप है, ठीक है। ये सेम टाइम में इतने करते हैं, सेम टाइम में। अब हमें आगे दिया हुआ है कि हाउंड की, बट 4 लीप्स ऑफ द हाउंड, हाउंड की 4 लीप्स किसके बराबर हैं, 5 लीप ऑफ द हेयर, इसकी 5 के बराबर हैं। तो या तो आप इसको हाउंड में कन्वर्ट कर लो या हेयर में कन्वर्ट कर लो, और उसको ही हम यहाँ पे हाउंड या हेयर में एक सेम क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर उसका रेशो निकाल देंगे। जैसे कर लेते हैं इसको, यदि हम एक हाउंड की निकालें तो ये क्या हो जाएगी, 5/4 हो जाएगी हेयर की। एक हाउंड की कूद 5/4 हेयर की कूद के बराबर है, मतलब जो हेयर कूद रहा है उससे बड़ी कूद है इसकी। तो अब यहाँ पे जो हाउंड की कूद है, इनको भी हेयर की कूद बना देते हैं, तो इसको 5 गुणा में 5/4 कर देंगे। एक तो इतनी थी, तो 5 कितनी होगी, गुणा में 5, तो ये कितनी होगी, 25/4, और ये कितना हो गया अनुपात में 6। तो इसका अनुपात बटे में 1 करोगे तो एलसीएम लोगे तो ये 4 से ऊपर गुना हो जाएगा, तो ये आ गया 25/24। तो इनके रेट का रेशो क्या हुआ, 25/24। आपको ये समझ में आया होगा। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, इसमें दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं। अब जैसे हमने कंपैरिजन किया था, भाई ये 4 लीप है जो हाउंड की, वो किसके इक्वल है, 5 लीप्स के ऑफ हेयर। अब क्या करो, इसका 4 का और 5 का एलसीएम ले लो, कितना आया 20। तो हम मान लेते हैं कि भाई वो दोनों ने 20 सेंटीमीटर किया, ठीक है। 20 सेंटीमीटर हम, या मीटर या किलोमीटर जो भी मान लो वो मान लो, तो हम निकालेंगे कि इसकी एक कूद में कितने सेंटीमीटर या मीटर बनेंगे। जैसे 20 सेंटीमीटर हमने माना एक कंबाइंड एलसीएम लेके, तो यदि उसके 20 सेंटीमीटर में 4 लीप है हाउंड के, इन दोनों को हमने मान लिया कि ये 20 सेंटीमीटर के बराबर है, या 20 मीटर मान लेना, सेंटीमीटर तो छोटा हो जाता है, कुत्ता मीटर 2-3 मीटर की तो मारता ही है छलांग, तो 20 मीटर ले लेते हैं। तो एक कूद में कितना हो जाएगा, ये 5 मीटर की कूद मारेगा, ये कितने की मारेगा, 4 मीटर की। अब हमने रेशो निकालना था तो इसको मीटर में ले लेंगे। 5 लीप्स में कितना कूदेगा भाई, ये कुत्ता 25 मीटर कूद जाएगा, और ये 6 कूद में कितना कूदेगा, 24 मीटर कूद जाएगा। अब ये देखो मीटर मीटर है, तो अनुपात क्या आ गया, 25/24। ऐसे भी निकाल सकते हैं आप लोग। अगली प्रॉब्लम देख लेते हैं। A can do a piece of work in 12 days. B is 60% more efficient than A. Find the number of days it takes B to do the same piece of work. इसमें काम और समय में ये बड़े अच्छे से लगता है रेशो प्रोपोर्शन। इस सवाल को अच्छे से समझना कि एफिशिएंसी जो होती है, किसी की कार्य क्षमता जो होती है, जो जितना ज्यादा एफिशिएंसी का आदमी होता है वो उतना ज्यादा काम करता है और उतना ही कम समय लेगा। तो जो समय है और एफिशिएंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि यदि एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा, ठीक है। एक तो ये कॉन्सेप्ट था, इससे भी हम निकाल सकते हैं ये ए है ये बी है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा एफिशिएंसी।
तो ए की बी की एफिशिएंसी क्या है, बी इज 60% मोर एफिशिएंट देन, इसकी 100 है तो इसकी है एफिशिएंसी 160, तो इसका रेशो निकालेंगे तो ये आ गया रेशो 5:8। तो जो टाइम का रेशो आएगा वो आता है इसका इनवर्स, इनवर्स ऐसे निकालते हैं हम 1/5 अनुपात में 1/8, और फिर एलसीएम लेते हैं, इनका एलसीएम आ गया 40 और ये आ जाएगा 8:5। ठीक है, यदि दो ही टर्म है तो जस्ट इनको उल्टा भी लिख देते हैं हम, 8 और 5 लिख देंगे तो वही बात बनती है वो। तो टाइम का रेशो ये आ गया। अब हम किसको इक्वेट कर देंगे, एक के 12 दिन है, मतलब 8 जो किसके इक्विवेलेंट है, 12 डेज के इक्विवेलेंट है, तो 5 कितने के इक्विवेलेंट होगा, तो 5 हो जाएगा 7.5 के इक्विवेलेंट। ठीक है, क्योंकि ये इसका 1.5 गुना है, 8 में 8 का आधा और जोड़ दिया, तो 5 में 5 का आधा जोड़ेंगे 2.5, तो ये 7.5 हो जाएगा। एक तो ये तरीका था। दूसरा क्या है, फ्रैक्शन, ग्रेटर फ्रैक्शन और स्मॉलर फ्रैक्शन हमने यूज करना है। पहले हम यही कर देते हैं, मान लो ये टाइम दिया हुआ है, ये 8 है, ये 5 है, अब 12 डेज है, अब हमें कम चाहिए, क्योंकि जब एफिशिएंसी ज्यादा है तो उसका समय कम लगेगा, तो हम इसको कम वाला ऊपर ले लेंगे, बटे वाला जो बड़े वाला वो नीचे ले लेंगे। तो यहां से निकलेगा 4 दूनी 8, 4 3 12, 15/2 क्या आ गया, 7.5 आ गया। ठीक है, यहां से हमारा कितना आ गया, 7.5 डेज। या फिर हम स्टार्टिंग में एफिशिएंसी का ही सीधा रेशो लिखते हैं, ए और बी है, बीस का रेशो आ गया 5:8 एफिशिएंसी का। अब हमें डेज दिया हुआ 12, तो यदि एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो ये बताओ डेज कम होंगे कि ज्यादा होंगे, तो डेज कम होंगे, तो 5 का और 8 का कम वाला फ्रैक्शन क्या बनेगा, 5/8, तो इसको 5/8 से गुणा कर देना। आगे पूरे के पूरे रेशो प्रोपोर्शन में, और जहां पे भी काम और समय आएगा, स्पीड टाइम डिस्टेंस है, हम ये फ्रैक्शन यूज करेंगे। इसको अच्छे से समझ लो, यदि हमें कम करना होता है तो छोटा फ्रैक्शन बना लेते हैं, जो दो टर्म होती है अपनी, यदि ज्यादा करना होता है तो बड़ा फ्रैक्शन बना लेते हैं। तो यहां से भी ये क्या आ जाएगा, 7.5 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन मैन एड्स 3 लीटर ऑफ वाटर टू 12 लीटर ऑफ मिल्क। एक आदमी है 12 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिला देता है, दूसरा क्या करता है 4 लीटर पानी मिला देता है 10 लीटर दूध में। तो अब पूछ रहा है रेशो क्या है स्ट्रेंथ का, दूध की स्ट्रेंथ का, पानी की नहीं दूध की। तो इसमें दूध कितना हो जाएगा, 12 दूध है, टोटल कितना हो जाएगा, ये 15, तो 12 दूध है 15 में से पहले में, तो और दूसरे में कितना हो जाएगा, 10 दूध रहेगा कितने में से, 14 में से, तो ये इसका अनुपात आ जाएगा। अब काट देंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 12 गुना में 14 अनुपात में कितना हो गया, 10 गुना में 15। अब काट देंगे, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 2 पे काट देंगे 5, 2 पे काट देंगे 7, तो ये आ गया 28:25। ये उनका दूध की स्ट्रेंथ का रेशो है। ₹425 इज डिवाइडेड अमंग 4 मैन 5 वुमेन एंड 6 बॉयज। 425 रुपए 4 आदमियों में, 5 औरतों में और 6 बच्चों में बांटे गए हैं। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, सच दैट शेयर ऑफ अ मैन, जो रेशो दे रहे हैं वो सिर्फ एक एक का दे रहे हैं, 4 5 6 का नहीं है, एक आदमी का, एक वुमेन का और एक बॉय का कितना है, 9:8:4 है। लेकिन बांटे किस में है, 4 आदमियों में, 5 वुमेन में और 6 बॉयज में। ये रेशो बांटने वाला रेशो नहीं है, ये एक आदमी, एक औरत और एक बच्चे का है। तो हम पहले जिस रेशो में, जिसमें बांटे हैं, जैसे बांटे हैं उनका रेशो निकाल लेते हैं। तो 4 आदमी का क्या हो जाएगा, 9 की 4 की गुणा कर देंगे 36, 5 औरतों का क्या हो जाएगा, 8 पंजा 40, और 6 बॉयज का कितना हो जाएगा, 6 चौका 24। यहां से छोटा कर लेंगे, 4 से काट देना 10, और ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब इस रेशो में हम इसको डिवाइड करेंगे, 10 और 9 19 और 6 25, 25 से 425 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, जो टोटल है 425 के इक्विवेलेंट हो गया। तो यहां से 1 कितना आ गया, 25 एकम 25 बच गए 17, 25 7 175, तो 117 के इक्विवेलेंट आ गया। तो अब इनका निकाल देंगे, किसका मांगा हुआ है, व्हाट इज द शेयर ऑफ अ वुमेन, तो वुमेन का निकाल लेते हैं। वुमेन्स का कितना शेयर है, 10 है, तो 10 कितना हो जाएगा, 170 रुपए। ठीक है, अब एक का निकालना है, तो ये 500 का था, 5 वुमेन का था, तो इसको 5 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 34 रुपए एक वुमेन का शेयर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपनी, इफ अ कार्टून कंटेनिंग अ डजन मिरर इज ड्रॉप्ड,
एक कोई कार्टून है, बॉक्स है, उसमें 1 दर्जन मिरर है, 12 मिरर है, वो गिर गया है, तो 12 में से कुछ टूट जाएंगे, कुछ साबुत रह जाएंगे। तो ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट, कि कौन सा इनमें से रेशो नहीं हो सकता, कौन सा इनमें से अनुपात नहीं हो सकता, किस किस का, ब्रोकन मिरर का, टूटे हुए शीशों का, और बिना टूटे हुए शीशों का। तो भाई जो 12 है, टोटल अपने थे 12, यदि किसी भी अनुपात में डिवाइड करना है तो जो अनुपातों का जोड़ है वो 12 को भाग करता हुआ होना चाहिए। यदि वो पूरा भाग नहीं करेगा तो वो डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे हम, और वो नंबर फिक्स है अपना 12 है। जैसे 2 और 1 3 है, 3 से 12 भाग हो जाता है, तो 3 इस हिस्सों में 2:1 में हम 12 को तोड़ सकते हैं। तो जैसे ये आ जाएगा 8 और 4, भाई 8 टूट गए हैं, 4 नहीं टूटे हैं, ये हो सकता है। 3 और 1 4 है, 4 से 12 भाग होता है। 3 और 2 5 है, अब 5 से 12 भाग नहीं होता, तो इस रेशो में हम तोड़ ही नहीं सकते। 1:1 में भी तोड़ सकते हैं क्योंकि 2 से भाग होता है, 7:5 12 होता है, इसमें भी तोड़ सकते हैं। तो कौन सा अनुपात नहीं हो सकता उनका, 3:2 नहीं हो सकता उनका। आगे देख लेते हैं, ये रेशो की बेसिक प्रॉब्लम थी। आगे प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है, जब रेशो हम ले लेते हैं, दो रेशो, जब हम उसमें इक्वलिटी करते हैं तो उसको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। दो रेशो जब सेम टाइम की रेशो होती है, जब हम उसमें इक्वलिटी लगाते हैं तो उसको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। जैसे ए बी का रेशो दिया हुआ और सी डी का रेशो दिया हुआ, प्रोपोर्शन कैसे लिखते हैं, 2:3 समानुपात 4:6, कि जैसे ये 2 4 दुगुना हो गया तो 3 इसका 3 का दुगुना 6 हो जाएगा, 2 का दुगुना 4, 3 का दुगुना 6। मतलब ये रेशो और ये रेशो सेम रहेंगे, ठीक है, इक्वल रेशो होते हैं, तो इसको हम प्रोपोर्शन बोल देते हैं, समान अनुपात, हिंदी में समान अनुपात। तो जो फर्स्ट और टर्म होती है, ये फर्स्ट और जो लास्ट की टर्म होती है, इनको हम एक्सट्रीम टर्म्स बोलते हैं, एंड टर्म्स बोलते हैं। और जो बीच वाली होती है इनको मीन्स बोलते हैं, मीन्स मतलब बीच वाली टर्म्स, मिडल टर्म्स बोलते हैं। जो फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, जो चौथी टर्म होती है उसको फोर्थ प्रोपोर्शनल बोलते हैं। द लास्ट टर्म इज कॉल्ड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। और जो प्रोडक्ट क्या होता है एक्सट्रीम का, वो इक्वल होता है मीन्स का। जैसे मैंने ये लिखा, भाई ये पहली है, ये दूसरी है, समानुपात में ये तीसरी है और ये चौथी है, तो इन दो का जो प्रोडक्ट होगा इन दो के प्रोडक्ट के बराबर होता है। जैसे 2 दूनी 4 है, इसका 4 एकम 4 है, तो इसको हम बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। आगे क्वेश्चन करेंगे, इसमें पूछेंगे हमसे, चतुर्थ अनुपाती बोलते हैं हिंदी में, तृतीय अनुपाती बोलते हैं, ठीक है, तो वो हम ही निकालेंगे अभी। तो पहले हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल समझ लेना क्या होता है। जो आखिरी की टर्म होती है, जो लास्ट वाली टर्म होती है उनको क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम्स बोलते हैं, बीच वाली को मीन्स बोलते हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल में क्या हो जाता है कि 3 टर्म होती हैं, जैसे पहली दूसरी का जो अनुपात होता है वही दूसरी तीसरी का अनुपात होता है, ठीक है। 3 क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड, सेम काइंड की क्वांटिटी होती है, इज कॉल्ड, सेम काइंड की क्वांटिटी होती है, said to be in continued proportion when the ratio of first to the second is equal to the ratio of second to the third। जैसे मैंने लिखा कि 2:4 है और फिर ये 8 हो जाएगा, ये इसका दुगुना है तो ये इसका दुगुना है, तो ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन हो जाएगा अपना, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक है। द सेकंड क्वांटिटी इज कॉल्ड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन द फर्स्ट एंड द थर्ड, एंड द थर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड द थर्ड प्रोपोर्शनल। तो इसको मीन प्रोपोर्शनल बोलते हैं और इसको थर्ड प्रोपोर्शनल बोलते हैं, ठीक है। तो लिखते कैसे हैं, जैसे हमने लिखना है तो 2:4 समानुपात में क्या हो जाएगा, 4:8, ठीक है। तो अब इसकी गुणा करेंगे, 8 की और 2 की गुणा वही है जो 4 की और 4 की गुणा है। तो इसमें 4 क्या है, ये मीन प्रोपोर्शनल है, और 8 क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और ये 3 क्वांटिटी जब हमें दी हुई हो तब होती है ये चीजें। ये इसका हिंदी में है। समानुपात का अर्थ क्या होता है,
दो अनुपातों में जो समानता होती है वो चतुर्थ अनुपाती क्या होता है वो देख लेना हमने। तृतीय अनुपाती और मध्य अनुपाती क्या होता है ये हमने देख लेना है। आगे हम अब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसके ऊपर, तब आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू द नंबर 6, 8 एंड 15। 6, 8 और 15 है, 6, 8, 15 है, इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि जो 6 और 8 का अनुपात है वही तीसरी संख्या, ये पहली है, ये दूसरी है, तीसरी, तीसरी संख्या और जो चौथी संख्या हमने निकालनी है उसका अनुपात होगा। ठीक है, तो यहां से सिंपल क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे और इससे भाग कर देंगे। तो 15 8 120 और डिवाइड बाई 6, तो वो कितना आ गया 20। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, चतुर्थ अनुपाती इसका कितना आ गया 20। ठीक है, तो सेम देख सकते हैं, अभी ये 3 हिस्से हैं तो ये 4 हिस्से हैं, ये 3 हिस्से हैं ये तो ये 4 हिस्से हैं। जैसे ये 2 तिया 6 है, 2 चौका 8 है, ये 5 तिया 15 है, ये 5 चौका 20 है, तो इसको फोर्थ प्रोपोर्शनल बोलते हैं। अब यदि थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है किसका, 15 का और 20 का, ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, 15 का और 20 का वही अनुपात होगा जो 20 का और एक तीसरी संख्या का होगा। तो यहां से भी क्या होगा, ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 बार गुणा होगी तो स्क्वायर हो जाएगा और बटे में 15 हो जाएगा। तो ये हो गया 400 बटे में 15, 5 से काट देंगे तो 80 बटे में 3, और इसका फ्रैक्शन बना सकते हैं 3 दूनी 6, 2 3 6 18, 26 ही 2 बटे 3। तो यहाँ पे जो संख्या आई वो 26 ही 2 बटे 3 आ जाएगी। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको। तो ये अपना क्या आया, थर्ड प्रोपोर्शनल आया, तीसरी टर्म हमने निकाल ली है। अब यदि हमसे मीन प्रोपोर्शनल पूछेगा 2 का, तो मीन प्रोपोर्शनल वो होता है 3 का और कोई संख्या यहाँ पे आएगी, उसका जो अनुपात होगा वो किसके समानुपात में होगा, जो यहाँ पे संख्या होगी और यहाँ पे जो संख्या होगी, इसका और इसका जो अनुपात होगा, इसका और इसका जो अनुपात होता है। मतलब हमें सेकंड और थर्ड क्या लिखेंगे, वो मीन प्रोपोर्शन लिखेंगे। तो यहां से यदि हम x लिख लो या कुछ भी लिख लो, तो इन दोनों की गुणा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगी और इसकी गुणा जितनी भी आएगी, तो जब हमें x निकालना होगा तो उसका स्क्वायर रूट कर देंगे। जैसे 75 की और 3 की गुणा कितनी आई, 225, और यदि ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। यदि हमें x निकालना तो वो क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे 225 का, वो आ जाएगा अपना 15। तो यहाँ पे भी 15 आ जाएगा, ये भी 15 आ जाएगा। अब देखो ये 3 पंजे 15 है, ये 15 पंजे 75 है, तो सेम हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपने फोर्थ प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शनल निकाल लेना है। अगला होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इसको समझने की कोशिश करना, और इनवर्स प्रोपोर्शन। ये आगे स्पीड टाइम डिस्टेंस टाइम वर्क में बड़े यूज होते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, इफ 5 बाल कॉस्ट ₹8, यदि 5 बालों की कॉस्ट 8 है तो 15 बालों की कॉस्ट क्या होगी, तो 15 बालों की कॉस्ट भी ज्यादा हो जाएगी। अब देखो इसमें बाल भी ज्यादा होगी तो कॉस्ट भी ज्यादा हो जाएगी, मतलब बाल के साथ बाल बढ़ ही रही है तो साथ में कॉस्ट भी बढ़ रही है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, लगाएंगे वही फ्रैक्शन ही। अब जैसे हमने कॉस्ट निकालनी है तो कॉस्ट की टर्म एक ही है, ₹8, तो 8 को हम फ्रैक्शन से गुणा करेंगे, बड़े फ्रैक्शन से, 15 का और 5 का फ्रैक्शन बनाएंगे 15/5, तो इसकी कॉस्ट आ जाएगी 15 बोलों की। निकालते वैसे भी थे, 5 बोलों का मूल्य है ₹8, एक का मूल्य होगा 8/5, 15 का होगा गुणा में 15। तो ये ना करके आप फ्रैक्शन वाला याद रखना, यदि हमें ज्यादा चाहिए, जब हमें पता है कि कॉस्ट ज्यादा होगी तो ज्यादा वाले फ्रैक्शन से गुणा कर देना। ज्यादा वाला फ्रैक्शन कैसे बनता है, ऊपर बड़ा ले लेते हैं, नीचे छोटा ले लेते हैं, तो 5 तिया 15, 8 तिया ₹24 इसकी कॉस्ट आ जाएगी। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है कि जब एक चीज बढ़ती है और दूसरी घट जाती है। जैसे ये है कि 15 मैन किसी फील्ड को 28 दिन में काट सकते हैं। अब यदि मैं आदमी बढ़ा दूंगा तो दिन घट जाएंगे। अब 15 आदमी 28 दिन में काटेंगे तो 30 आदमी कम दिन में काटेंगे, क्योंकि लेबर बढ़ गई है। तो इसको बोलते हैं हम इनवर्स प्रोपोर्शन। अब हमें यहां से पता चल जाएगा कि जैसे 15 मैन है और आगे 10 मैन है, अब 15 मैन जितने दिन में काट रहे हैं तो 10 मैन तो उनसे ज्यादा दिन में काटेंगे। ठीक है, तो दिन कितने हैं, 28 है, तो अब इसको ज्यादा दिन में काटेंगे तो ज्यादा फ्रैक्शन से गुणा करना है, बड़ा फ्रैक्शन, तो बड़ा फ्रैक्शन बनेगा 15/10। ठीक है,
समझ में आया? तो गुना करते ही 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 2 पे ये 14, 14 तिया 42, मतलब 42 दिन में काटेंगे। और वैसे कैसे निकालते थे? 15 आदमी काटेंगे 28 दिन में, एक आदमी काटेगा। अब यहाँ पे गुणा करते थे 28 गुणा में 15, और ये यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ बच्चे कि यहाँ गुणा कर दिया है, यहाँ पे भाग कर रहे हैं। लेकिन वो समझने की बात है बच्चे, क्या होता है कि 15 आदमी 28 दिन में काट रहे हैं। अब एक आदमी तो 28 के बटे में 15 नहीं कर सकते आप, वो तो जमा बिल्कुल वो हो जाएगा, उसकी एफिशिएंसी वगैरह कुछ नहीं रहेगी, वो तो सुपरसोनिक मिसाइल की तरह काम करेगा फिर। ठीक है, तो इसी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, जब हमें पता चल गया कि दिन ज्यादा होंगे तो हम बड़ा फ्रैक्शन बना के गुणा कर देते हैं सिंपल, तो उससे हमारे 42 डेज आ जाएगा। अब ये इसका गुणा था, अब कितने 10 आदमी कितने दिन में करेंगे, बटे में 10, आंसर वही आएगा 42 डेज। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन हम सब जगह लोअर फ्रैक्शन और ग्रेटर फ्रैक्शन यूज करेंगे, और फ्रैक्शन का ही यूज होगा सब जगह जितनी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो इसलिए इनको अच्छे से कर लेना आपने। अब जैसे ये है, 15 बुक की कॉस्ट कितनी है, 35 रुपए है, तो 21 बुक की कितनी होगी, तो डायरेक्ट है, ज्यादा होगी ना, तो ज्यादा कैसे करेंगे, 35 के गुणा में ज्यादा वाला ऊपर कम वाला नीचे, तो 5 दिया 15, 5 सत्ता 35, 3 सत्ता 21, 7 37 49 रुपए। ठीक है, अब हमने बड़े फ्रैक्शन से गुना कर दी। दिया हुआ है कि 12 आदमी 111 ट्वाइस बना देते हैं। अब 148 ट्वाइस बनाने हैं सेम टाइम में, तो आदमी कम करने पड़ेंगे कि ज्यादा करने पड़ेंगे, तो ज्यादा करने पड़ेंगे, तो आदमियों को क्या करेंगे, हम ज्यादा वाले फ्रैक्शन से गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहां से काट देते हैं हम, कितने पे कटेगा, 3 से काट देते हैं, 3 तिया 9, 2 बच गया, और 3 सत्ता 21, और ये हो गया 3 चौके 12, और यहां से भी ये 4 पे कट जाएगा, तो ये क्या आ गया 16 मैन या पर्सन। इसको अच्छे से, ये जो फ्रैक्शन वाला बताया मैंने, अच्छे से कर लेना। पूरे के पूरे अर्थमेटिक्स में यही यूज होता है, या इक्विलेंस यूज होती है, फ्रैक्शन इक्विलेंस, फ्रैक्शन इक्विलेंस, इससे ज्यादा कुछ नहीं यूज होता। फ्रैक्शन से कैलकुलेशन हमेशा आसान रहती है। 192 मैंगोज हैं, 15 रुपए में आते हैं, तो 5 रुपए में कितने आएंगे, कम आएंगे, तो 192 को हम कम वाले फ्रैक्शन से गुना कर देना भाई, 5 दिया 15, और 3 से कितना आ जाएगा, 3 से 18, 3 से 12, तो 64 मैंगोज आएंगे। 15 मैन 28 दिन में काट सकते हैं, ये मैंने करवाया था, तो 5 आदमियों को ज्यादा दिन लागेंगे, तो इसको ज्यादा वाले से गुणा कर देना, 28 या 84। ठीक है, एक फोर्ट है, ये भी कई बार सवाल पूछा जाता है, इसको समझ लेना। एक फोर्ट में प्रोविजन है 150 आदमी का 45 दिन के लिए। यहां तक तो ये सिंपल स्टेटमेंट है। अब घटना यहां घटती है 10 दिन के बाद, तो डायरेक्टली आप यहां से 10 दिन घटा सकते हैं। आगे कितना बचा हुआ है, 150 आदमियों का 35 दिन का बचा हुआ है, क्योंकि अब हम 10वें दिन बात कर रहे हैं जब घटना घट रही है। इसमें से 25 आदमी चले गए, तो कितने रह गए, 125 मैन रह गए। तो ये पूछ रहा है ये कितने दिन चलेगा, 35 दिन की बजाय। जब आदमी कम हो गए तो ये ज्यादा दिन चलेगा, तो इसको बड़े फ्रैक्शन से गुणा कर देना, 150 बटे 25 से, 125 से, 25 15 125, 25 का 150, तो 5 सत्ता 35, 7 42 डेज। ठीक है, तो ऐसे हमने निकाल लेना है। अब कंपाउंड प्रोपोर्शन के सवाल कर लेते हैं एक दो। कंपाउंड में क्या होता है कि 2-3 मिलेंगे आपको, उसी के फ्रैक्शन बनाने होते हैं। सबसे पहले इसमें देखना है कि निकालना क्या है, क्या निकालना है। जैसे हाउ मैनी हेक्टेयर्स है, तो ये 80 हेक्टेयर को हम यहाँ पे गुणा में लिखेंगे, क्योंकि हेक्टेयर को ही गुणा करेंगे जब फ्रैक्शंस थे, तो तभी हेक्टेयर निकलेंगे। अब ये देखो, 8 आदमी 80 हेक्टेयर काटते हैं 24 दिन में, तो 36 आदमी 30 दिन में कितने काटेंगे। तो पहले आदमी देख लो, 8 आदमी है, आदमी हो गए 36, तो ये बताओ भाई, 8 आदमी से जब 36 आदमी होंगे तो हेक्टेयर ज्यादा कटेंगे कि कम कटेंगे, तो ज्यादा कटेंगे, तो हम इसको 36 बटे 8 से गुणा कर देंगे। पहले 24 दिन में कट रहे थे, अब 30 दिन में क्या होंगे, और ज्यादा कटेंगे, तो इसको ज्यादा वाले से गुणा कर देंगे, और इसको हम काट देंगे, ये 10 पे कट गया, ये 12 तिया 36, 12 दूनी 24, और ये 2 पे 15, तो 15 तिया 45 गुणा में 10, तो ये आ गया अपना 450 हेक्टेयर्स। क्या यूज करना है, फ्रैक्शन, कंफ्यूज नहीं होना है।
देखना यहाँ पे क्या निकालना है, इन हाउ मैनी डेज, डेज निकालने हैं। तो सबसे पहले डेज ढूंढो, ये 18 दिन है, तो इसको गुणा में करेंगे हम। 30 आदमी थे, 18 दिन में कर रहे थे, 21 आदमियों को क्या लगेंगे, 21 आदमियों को तो ज्यादा दिन लगेंगे, 30 आदमियों को 18 दिन लग रहे हैं, तो 21 आदमियों को कितने लगेंगे, ज्यादा वाले से गुणा कर देना 30/21 से। अब 7 घंटे एक दिन में काम था तो 18 दिन लग रहे थे। अब यदि 8 घंटे एक दिन में काम होगा तो कम लगेगा ना, तो इसको कम वाले से गुणा कर देना। ठीक है, एक दिन में यदि कोई आदमी 8 घंटे काम कर देगा तो काम ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए दिन कम हो जाएंगे। तो हमने देखना है कि दिन कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, इसके कारण। तो मैन हो गए, घंटे हो गए, तो इसके बाद क्या बचा, बस यही दो थे। तो अब हम निकाल देंगे 7×21, 3×18, और इसको काट देंगे, 2×4 = 8, 2×15, अब फिर 2×2 = 4, 2×3, तो ये आ गया अपना 45/2, मतलब 22.5 डेज अपने। तो अगला एग्जांपल देख लेते हैं। If 15 men or 24 women or 36 boys do a piece of work in 12 days, ये और में है सब, और या 15 मैन मान लेना, या 24 वुमेन मान लेना, या 36 बॉयज, डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, वर्किंग 8 आवर्स अ डे, हाउ मैनी मैन मस्ट बी एसोसिएटेड विद। अब हमें मैन पूछा है, तो पहले वाले मैन ले लो, उसके गुणा में करेंगे हम, 15 के गुणा में करेंगे हम। भाई कितने आदमियों के साथ 12 वुमेन और 6 बॉयज को लगाया जाए कि काम कितना है, 2 से 1/4 गुना, ये 2 से 1/4 है। एज ग्रेट इन 30 डेज, वर्किंग 6 आवर डेज, 30 दिन में करना है तो 6 घंटे एक दिन के करने हैं। तो कितने आदमियों के साथ 12 औरत और 6 बॉयज लगाए जाएं। तो सबसे पहले हमने मैन निकाल लेंगे, भी कितने आदमी निकालने हैं, और फिर उसका ये वुमेन और बॉयज के साथ कंपैरिजन करके हम निकाल लेंगे कि कितने एडिशनल चाहिए होंगे। तो सबसे पहले हमने मैन निकालने हैं, तो 15 मैन हमने यहाँ पे लिखा गुणा करने के लिए। अब हम फ्रैक्शन लेंगे, छोटा लेंगे कि बड़ा लेंगे। अब ये पहले क्या था, 12 दिन में कर रहे थे, और फिर कितने दिन है, पहले एक काम था, अब ये है 2 से 1/4 काम। तो ये बताओ कि आदमी ज्यादा चाहिएंगे कि कम चाहिएंगे। 2 से 1/4 होता है, 2 से 1/4 का मतलब होता है 4×2 = 8, 9/4। तो 9/4 में आदमी ज्यादा चाहिएंगे एक के मुकाबले, क्योंकि ये एक से ज्यादा है। तो 9/4 बटे में एक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9/4 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा ये तो काम का हो गया। अब है दिन, ये 12 डेज में थे, ये 12 डेज थे और ये 30 डेज थे। अब 12 दिन में जो आदमी काम कर रहे हैं, तो 30 दिन में करने के लिए उसी काम को आदमी ज्यादा चाहिएंगे कि कम चाहिएंगे, तो आदमी कम चाहिएंगे, क्योंकि दिन ज्यादा हो गए हैं, तो कम फ्रैक्शन से गुणा कर देंगे इसको। तो कम कैसे बनेगा, 12 ऊपर हो जाएगा, 30 नीचे हो जाएगा। अब बन गए घंटे, मान लो एक दिन में 8 घंटे काम करना है या 6 घंटे में काम करना है, तो 8 घंटे की बजाय यदि 6 घंटे में काम कराना है तो हमें आदमी ज्यादा लगाने पड़ेंगे, तो बड़े वाला फ्रैक्शन से हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो हमें इतने आदमी लगाने पड़ेंगे। अब इसको काटेंगे, काट दो, तो 5×3 = 15, 5×6 = 30, 6×2 = 12, और ये 9×2 = 18 है, 6 से काट देंगे 3 पे, और ये 4 से कितने पे कट जाएगा, 2 पे कट जाएगा। तो 3×9 और दूनी 18, मतलब अपने पास 18 मैन लगाने पड़ेंगे। लेकिन हमसे ये 18 मैन नहीं पूछा हुआ, हमसे पूछा हुआ है 12 वुमेन है और 6 बॉयज हैं, और इसके साथ कितने आदमी। तो पहले इसके मैन बना लेते हैं। अब 24 वुमेन में 15 आदमी थे, तो 12 वुमेन में कितने हो जाएंगे, 7.5। 36 बॉयज में 15 मैन थे, तो 6 बॉयज में कितने हो जाएंगे, 15 को 6 से भाग कर देंगे, तो 15/6 आ जाएगा, 6×2 = 12, 6×5 = 2.5 आदमी।
तो मतलब ये किसके इक्विवेलेंट है, 12 वुमेन और 6 बॉयज, ये हो गए 10 मैन के इक्विवेलेंट। और मैन कितने लगे हैं, 18, तो एडिशनल कितने हैं, ये 8 मैन है। मतलब 12 वुमेन और 6 बॉयज के साथ 8 मैन हमें लगाने पड़ेंगे। तो हमेशा ये नोट कर लो, ये फ्रैक्शन ही यूज करेंगे सब जगह। अब ये है एक गारिसन है, जो भी कैंप कुंप होता है, 2200 मैन का प्रोविजन है उसमें 16 हफ्ते का, और किस रेट से, 45 डैग, ठीक है, डैग मतलब खाने का सामान है कुछ, पर डे पर मैन, एक आदमी के हिसाब से। हाउ मैनी मैन मस्ट लीव द गैरिसन सो दैट द सेम प्रोविजन में लास्ट 24 वीक्स, 833 डैग पर डे पर मैन। ये पूछ रहा है कि कितने दिन, पहले कितना था, 16 वीक था, अब हमने वीक निकालने हैं तो हम वीक को यहाँ पे गुणा के पास लिखेंगे। अब पहले ये वीक्स, वीक तो है, हमें आदमी निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, 2200 आदमी लिख लेंगे यहाँ पे, इसको गुणा करेंगे। इनका कितने का था, 16 वीक का था, अब 24 वीक में चलेगा वो, तो आदमी कम होंगे कि ज्यादा होंगे, यदि ज्यादा दिन चलेगा तो आदमी कम हो जाएंगे, तो इसको कम फ्रैक्शन से गुणा कर दो, 16/24 से। अब आगे देखो कि यदि एक आदमी पहले कितना है, 45 डैक खा रहा है, ठीक है, तो फिर उसको 33 डैग खाने हैं, तो क्या होगा, आदमी ज्यादा चाहिएंगे कि कम चाहिएंगे, कुछ भी है, मान लो कोई डैग रखे हुए हैं खाने का, रोटी रखी हुई है, कुछ आदमी उन रोटियों को खा रहे हैं, 45 रोटी खा रहे हैं, अब उन आदमियों ने 33 रोटी खानी शुरू कर दी, तो क्या वो उतनी रोटी खा पाएंगे, नहीं, हमें ज्यादा आदमियों की जरूरत पड़ेगी, तो इसको ज्यादा फ्रैक्शन से गुणा कर देंगे, 45/33 से। अब इसको काट लेते हैं, 11×33, ये 200 पे कट गया, ये 8×16, 8×24, ये 3×15 पे कट गया, तो 15×30 की 200 के साथ गुणा करेंगे, ये कितना आ गया, और भी कटता हुआ, इस 3 से ये भी काट दो, 5×10, ये आ गया 2000। तो 2000 आदमी होंगे इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए। पहले कितने थे, 2200 थे, तो कितने आदमी छोड़ के गए, लीव, 200 मैन छोड़ देंगे उसको, ठीक है। अब आ गया ये कोक्ड व्हील का, कोक्ड व्हील होते हैं वो गियर से होते हैं, ऐसे एक दूसरे के साथ ऐसे होते हैं ना, गियर में फंसे रहते हैं, वो गरारी बोलते हैं इसको हरियाणवी में। एक में है 16, दूसरे में कितने हैं, 27 हैं, वर्क इन टू ईच अदर, इफ द लेटर टर्न्स, यदि बाद वाला जो ये 27 है ये 80 बार घूमता है, इन 3/4 ऑफ द मिनट, मिनट के 3/4 में, 3/4 मिनट में कितने समय, सेकंड बना लो क्योंकि ये भी सेकंड है, तो गुणा में 60 करोगे तो ये बन जाएगा 45 सेकंड, तो इसकी जगह लिख लेना 45 सेकंड। ये 80 बार घूमता है 45 सेकंड में, तो दूसरा 8 सेकंड में कितनी बार घूमेगा, तो पहले तो घूमेगा, घूमेगा पूछा तो ये घूम को गुणा में कर लो 80 टर्न को। अब देखो 80 टर्न में क्या है, ये जो कोक्ड व्हील है 27 वाला 80 टर्न लेता है, अब हमने वो कोक्ड कर दिए, उसकी जो गरारी है वो होगी 16, तो जितने में 27 वाला घूम रहा है तो 16 वाला उसमें ज्यादा घूमेगा कि कम घूमेगा टर्न, 16 वाला ज्यादा लेगा, क्योंकि 16 के बाद जितना भी 27 के बाद डिफरेंस आएगा ना उसमें वो एक्स्ट्रा टर्न लेगा, तो इसको हम ज्यादा वाले फ्रैक्शन से गुणा कर देते हैं 27/16 से, ठीक है। अब ये कितने समय में, ये 45 सेकंड में ले रहा है 80 टर्न कोई भी, अब 8 सेकंड में कम लेगा कि ज्यादा लेगा, 8 सेकंड में कम लेगा तो छोटे वाले फ्रैक्शन से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो अब यहां से काट देते हैं, 9×27, 9×5=45, 8×2=16 और 5×10 से ये 0 कट गई, तो ये आ गया 8×3=24, ठीक है। तो कितने टर्न लेगा, 24 टर्न। नेक्स्ट है 30 महीने 27 दिन में काम कर सकते हैं, तो 18 आदमी उससे 3 गुना ज्यादा काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो टाइम पूछा है, टाइम, तो ये 27 दिन को यहां पे रख लो गुणा करने के लिए। पहले 30 आदमी थे, फिर 18 आदमी है भाई, दिन ज्यादा लगेंगे कि कम लगेंगे, दिन लगेंगे ज्यादा, आदमी कम हो गए हैं, ठीक है। अब पहले काम एक था भाई,
अब काम हो गया 3, यदि काम बढ़ जाएगा तो दिन ज्यादा लगेंगे कि कम लगेंगे? ज्यादा लगेंगे। 3 ऊपर कर देंगे, 1 नीचे कर देंगे। ठीक है, तो यहां से हम काट देते हैं। 9 दूनी 18, 9 तिया 27। तो हम इसको काट लेंगे आगे। 2 पे 15 पे कट गया, 15 तिया 45 तिया 135 डेज। ठीक है, इसमें भी हमने फ्रैक्शन यूज किया। अगली प्रॉब्लम देख लेते हैं। इफ अ फैमिली ऑफ 7 पर्सन कैन लाइव ऑन रुपी 840 फॉर 36 डेज। भी 840 रुपए में 36 दिन तक रह सकती है, 7 आदमियों की फैमिली है कोई। झूठ बोल रहे हैं वैसे ये। हाउ लॉन्ग कैन ए फैमिली ऑफ 9 पर्सन लिव ऑन रुपी 810? समय पूछा है हाउ लॉन्ग, तो इसमें समय है 36 दिन। तो इसको 36 को ऐसे लिख लो। अब इसका फ्रैक्शन से गुना करेंगे। यहाँ पे 7 आदमी थे, कोई भी मान लो कोई अमाउंट है, उसमें 9 आदमी ना रहना है, तो दिन कम हो जाएंगे कि ज्यादा हो जाएंगे? 7 आदमी की जगह यदि हम 9 आदमी कर दें तो कुछ भी होगा वो कम दिन चलेगा। तो यहाँ पे कम वाले फ्रैक्शन से हम इसको गुणा कर देंगे। ठीक है, आगे देखो। 840 रुपए थे, उसकी बजाय 810 रुपए कर दें तो दिन कम क्या हो जाएंगे? कम दिन चलेगा 810 रुपए, तो 840 की बजाय। तो इसको भी हम क्या करेंगे? कम वाले से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये दिन है, डेज के साथ हमने देखना है इसका। ठीक है, तो अब हम इसको काट लेते हैं। निम निम 81, 10 तो ये यहीं से काट देना। और ये 7 पे 12 7 84 होता है, 12 तिया 36 होता है। तो ये 9 3 जा कितना आ गया? 27 डेज ही वो चलेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ 1000 कॉपीज ऑफ ए बुक ऑफ 13 सीट्स, 13 सीट की एक बुक है, उसकी 1000 कॉपीज हैं। रिक्वायर 26 रिम्स ऑफ पेपर, 26 रिम लगते हैं उसके पेपर्स के। हाउ मच पेपर इज रिक्वायर्ड फॉर 5000 कॉपीज ऑफ अ बुक ऑफ 17 सीट्स? अब बुक की सीट्स भी बढ़ा दी हैं हमने, तो उसमें कितनी लगेंगी? तो ये हमसे इसने सवाल पूछा है। तो सबसे पहले हमसे पेपर पूछा है, तो 26 रिम को हम यहाँ पे गुणा में कर लेंगे। तो पहले 1000 कॉपी बनानी थी, फिर 5000 बनानी है, तो ये बताओ रिम ज्यादा लगेंगे कि कम लगेंगे? तो रिम लगेंगे ज्यादा, तो इसको ज्यादा बड़े फ्रैक्शन से हम गुणा कर देंगे। फ्रैक्शन इसी का बनाना है, सेम क्वांटिटीज का। रेशो या फ्रैक्शन जो होता है वो सेम क्वांटिटीज का होता है। अब इसके बाद इस बुक में 13 सीट थी, जो बुक हम बना रहे थे रिम से। अब 17 सीट का बनाने हैं, तो पेपर ज्यादा लगेगा 17 सीट वाली में। ठीक है, तो ज्यादा वाले फ्रैक्शन से हम इसको गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहां से काट देंगे। 13 दूनी 26 हो गया, ये 3 जीरो कट गई। तो 5 दूनी 10 और 17 की गुणा होगी 170 रिम्स अपने लगेंगे उसमें। नेक्स्ट है, इफ 6 men कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 days ऑफ 9 hour ईच, हाउ मैनी मैन विल, अब मैन पूछा है तो मैन को गुणा में कर लेना। विल इट टेक टू डू 10 times of the amount of work if they work for 25 days of 8 hours? सबसे पहले हम मैन को गुणा में कर लेते हैं। अब काम है 10 गुना, तो ये 10 गुना काम करने के लिए आदमी ज्यादा चाहिएंगे कि कम चाहिएंगे? तो आदमी ज्यादा चाहिएंगे, तो 10/1 से इसको गुणा कर देते हैं। अब पहले 30 दिन थे, अब काम 25 दिन में खत्म करना है, तो आदमी ज्यादा चाहिएंगे कि कम? तो आदमी ज्यादा चाहिएंगे कम दिन में खत्म करने के लिए, तो ज्यादा बड़ा फ्रैक्शन से हमने गुणा कर दी। अब पहले कम दिन में करने के लिए ज्यादा आदमी चाहिए थे। अब पहले एक दिन में वो 9 घंटे काम कर रहे थे, अब 8 घंटे काम करेंगे, तो क्या होगा? 9 घंटे में ज्यादा काम होता, 8 घंटे में कम काम होगा। यदि काम कम होगा तो आदमी आदमी क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए, तो इसको बड़े फ्रैक्शन से हम गुना कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको काट लेंगे। काट दो, 5 पे काट देते हैं, 15 15 25, 5 दूनी 10
और 5 पे ये 6 पे कट जाएगा। ठीक है, 4 पे काट 2 से ये 4 पे कट गया और ये 6 6 36 होगा, ये 4 निम्मा 36 हो जाएगा। तो निम कितना आ गया 81। क्या आए हैं मैन, क्योंकि हमने मैन निकालने थे। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। अब ये रूल ऑफ फ्रैक्शन यही है, ग्रेटर फ्रैक्शन और स्मॉलर फ्रैक्शन यही यूज कर रहे हैं, इसी की प्रैक्टिस करनी है आपने आगे भी। इन अ गिवन पीरियड 9 person कैन मेक 108 twice. हाउ मैनी पर्सन आर नीडेड टू मेक 48 twice इन द सेम पीरियड। अब आदमी कम चाहिएंगे, तो ये 9 आदमी हैं, 48 चाहिए तो छोटे वाले से गुना कर देना। ठीक है, तो 12 पे कट जाएगा और 12 चौका 48, तो 4 मैन हमें चाहिए होंगे। 8 मैन 80 हेक्टेयर को, ये हमने पहले किया है, तो हेक्टेयर को हम ऐसे गुना में कर लेंगे। पहले 8 आदमी थे, अब 36 आदमी हैं, तो ज़्यादा काटेंगे तो ज़्यादा से गुना कर देंगे। पहले 24 दिन थे, अब 30 दिन में भी ज़्यादा कटेगी तो ज़्यादा से गुना कर देंगे। ठीक है, ये 10 पे कट गया, ये 12 तिया 36, 12 दूनी 24 और ये 2 पे 15, तो ये आ गया अपना 450। अब प्रोपोर्शनल डिवीजन की बात करते हैं हम। डिवीजन में क्या होगा, हमें टोटल दिया होगा और उसको बांटना होगा। जैसे डिवाइड 1350 इन 3 शेयर्स, 2:3:4 में बांटना है, तो ये 1350 हो गया। इसको हम 2:3:4 में, मतलब 2 हिस्से 3 हिस्से 4 हिस्से करने हैं, तो इनका जोड़ कर लेते हैं, 4 3 100 और 2 9, तो 9 किसके इक्विवेलेंट हो गया 1350 के। तो एक यहाँ से निकलेगा, तो एक आ गया 150, भाग कर देंगे इसको 9 से, 9 1 9, 9 15 45, तो 2 कितना आ जाएगा 300, 3 कितना आ जाएगा 450 और 4 कितना आ जाएगा 600। ये तो इनके हिस्से पूछे हुए हैं, 3 शेयर्स हैं, इनका डिफरेंस पूछ लेते तो एक होता, वो कितना आ जाता 150, इनका डिफरेंस भी कितना होता है 150, इसका और इसका डिफरेंस कितना हो जाता है 300। ठीक है, तो ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं। अब 391 को इस फ्रैक्शन के अनुपात में डिवाइड करना है, तो पहले हम इसका अनुपात ठीक बना लेंगे। इस प्रोपोर्शन में डिवाइड करना है, तो पहले प्रोपोर्शन इसका एलसीएम ले लो, 4 तिया 12 दूनी 24, इसका एलसीएम ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे आ जाएगा 12, 3 8 24, ये आ गया 16, और 4 छिक्का 24 और 6 ये आ गया 18। इनका एलसीएम 12 भी मान सकते थे, फिर भी 2 से काट देंगे इसको, एलसीएम को छोड़ देते हैं हम, तो ये आ गया 6 8 9। इस रेशो में हमने इसको बांटना है। अब टोटल कितना है 9 और 8 17, 17 और 6 23, 23 हमें दिया हुआ है 391। तो एक निकाल लो, यहाँ से कितना आ जाएगा 23 एकम 23, बच गए 16 और 23 सत्ता 161। ये कैसे निकाला मैंने 23 सत्ता, अब ये 161 बच गया था 23, ये मैंने 3 देखा, 3 के पहाड़े में 1 कहाँ पे आता है 7 पे आता है, तो मैंने 7 से गुणा करके देखी सीधी, भी 7 21, 7 दूनी 14 और 1 ये 16 आ गया, 161 पे 17 पे कटेगा। तो अब ये सारे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, 17 की और 6 की गुणा कर देंगे, 17 छिक्को 102, 17 8 136, ये आ जाएगा, और 17 निम्मा 153, तो ये इनके शेयर आ जाएंगे। A certain sum of money is divided among A, B and C such that for each rupees A has, A के पास 1 रुपया है तो B के पास 65 पैसे हैं, और C के पास ये दिया हुआ है such that for each rupee A has, B has 65 पैसे। If C's share is ₹8, find the sum of money। तो हमने इसमें सम ऑफ मनी हमने निकालना है। इसमें स्टेटमेंट में थोड़ा रह गया कि ए का 1 रुपया है, बी के 65 है, तो सी के पास है 40 पैसे, तो ये रेशो आएगा। अब सी का शेयर हमें दिया हुआ 8, तो हमसे टोटल पूछा हुआ है, तो हम यहाँ से पहले इसका प्रोपोर्शन निकाल लेते हैं एबीसी का। इसके पास 100 पैसे हैं, इसके पास 65 पैसे हैं और इसके पास 40 पैसे हैं, तो अब काट देंगे 5 से, 20 13 और 8, ये इनके पास पैसे हैं। तो अब हमें सी का दिया हुआ 8 रुपये, तो 8 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 8 रुपये के, टोटल पूछा है तो टोटल इनका जोड़ कर देंगे तो कितना आ जाएगा 41, तो टोटल 41 के इक्विवेलेंट आ जाएगा 41 रुपीज़ के। ठीक है, तो ये अपनी प्रॉब्लम ऐसे आ जाएगी।
तो इसमें यहाँ लिख लेना सी के पास 40 पैसे हैं, ए के पास 100 पैसे, बी के 65 और सी के पास 40 पैसे। अब ये 1540 डिवाइड करना है एबीसी में। क्या है, ए सेल रिसीव 29 एज मच बी एंड सी। भाई ये ए है और ये बी और सी है। यदि इसको 9 है तो इनको 2 मिलता है, तो टोटल कितना हो गया 11। अब ये दो हिस्सों में निकलेगा, पहले इससे ए निकलेगा, फिर इस नीचे वाले से बी निकलेगा और फिर उस दोनों को टोटल में से माइनस करके सी निकलेगा। तो पहले 9 और 2 11 से इसको भाग कर लेते हैं। पहली में आ गया 11 किसके इक्विवेलेंट आ गया, भाग करेंगे तो 11 एकम 11, 4 11 चौक 44, 140 के आ गया। तो ए कितना आ गया गुणा में 140 करेंगे तो इसके 280। ठीक है। अब सेम दूसरा दिया हुआ है, बी का 3/11 ए और सी से, यहाँ पे बी लिख लो, ये ए प्लस सी हो जाएगा। 3/11 मतलब 3 इसका है, 11 इनका है, तो 11 और 3 14 टोटल हो गया। तो 14 अब उसी की इक्विवेलेंट आ जाएगा कितना, 1540 के। ये दो स्टेटमेंट थी, दोनों अलग अलग से इक्वेट करनी पड़ेंगी। तो भाग करेंगे तो एक कितना आ जाएगा, 14 एकम 14, बच गया एक 110 के। तो ये कितना आ गया 330 रुपए बी का। तो एक और बी का आ गया, तो सी का निकालना, तो 1540 में से हम इसको घटा देंगे, तो सी का कितना आ जाएगा 1540। इनका जोड़ कर लो, कितना आ गया 610। इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 930 रुपये। ठीक है, ऐसे कर लेना। डिवाइड 581 इंटू 3 पार्ट्स, 4 टाइम्स द फर्स्ट मे बी इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ द सेकंड एंड 7 टाइम्स ऑफ द थर्ड। इस टाइप की प्रॉब्लम में कैसे निकालना, आपने ए बी सी मान लेते हैं, 4 ए किसके बराबर है, 5 बी के बराबर और 7 सी के बराबर है। तो इनको किसी एक दूसरी संख्या के इक्विवेलेंट मान लेना है। एक के बराबर मान लो तो ये फ्रैक्शन में आ जाएंगे, या फिर इसको एलसीएम ले लेना, 5 का 20 और इसका 7 का कितना हो गया 140 के बराबर मान लो इसको। यहीं पे एलसीएम पे खत्म हो जाएगा। पहले एक मानोगे, फिर उल्टे निकलेंगे, फिर उनका एलसीएम लेके फिर रेशो निकालोगे। इससे अच्छा ये है कि 4 5 और 7 का एलसीएम लेके उसको इक्वेट कर दो, भाई 140 के इक्विवेलेंट है। तो ए कितना हो जाएगा, 140 को भाग करेंगे तो 4 तिया 12, 2 ये हो गया 35। बी कितना हो जाएगा, 5 से भाग कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 28, और सी कितना हो जाएगा 20। तो ये इनका रेशो आ गया। अब हमें दिया हुआ है टोटल, टोटल इनका कितना हो जाएगा, इसका टोटल निकालेंगे, 30 और 20 50, 63 और 20 83। अब 83 किसके इक्विवेलेंट है, 581 के। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, इनके शेयर निकल जाएंगे। पहले 1 निकाल लेते हैं, 1 कितने पे आएगा, 7 पे कट जाएगा। ये देखो 3 के पहाड़े में 7 पे 1 आता है ना, तो 7 के साथ गुणा करके देखोगे, 7 21 2 7 56 और 2 58। तो 1 किसके इक्विवेलेंट आ गया 7 के। तो अब जिसका निकालना है इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 140 आ गया, ये 7 56 5 7 19 14 5 19, 7 15 35 3 7 21 और 3 24। तो ये सारे के सारे अपने हिस्से आ गए ऐसे। Divide ₹2430 among 3 persons A, B, C such that if their shares be diminished by ₹5, ₹10 and ₹15 respectively, the remainder shall be in the ratio। भाई जो बचा हुआ है उसकी रेशो दी हुई है, इनके साथ नहीं, जो बचा हुआ है उसकी रेशो दी हुई है। तो इस टाइप के सवाल में हम क्या करेंगे, पहले ये जो रुपए घटाए हैं हमने, जिनको घटाने के बाद ये रेशो आया है, तो ये टोटल अमाउंट में से पहले घटा लेते हैं इनका जोड़। तो 15 10 और 5 टोटल जोड़ हो गया इनका 30। तो 2430 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ गया 2400। मतलब 2400 में से इस अनुपात में उनको मिले हैं 3 4 5 में। तो 5 और 4 9 और 3 12 के इक्विवेलेंट हो जाएगा ये 2400। तो एक आ गया 200, तो ये आ गया 600, ये आ गया 800, ये आ गया 1000। और ये घटाए थे जो इनके हिस्से वो जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा 605, ये हो जाएगा 810, और ये कितना हो जाएगा 1015। ये इनके हिस्से आ जाएंगे। ये 1320 7 मैन 11 वुमेन एंड 5 बॉयज में डिवाइड करने हैं, सच दैट ईच बॉय हैव 3 टाइम्स एज मच एज अ बॉय। एक वुमेन है उसको 3 गुना मिलता है बॉयज से,
एंड अब मैन एज मच एज अ वुमेन एंड बॉय टुगेदर, मैन को कितना मिलता है, एक बॉय और एक वुमेन के बराबर का, तो सबका हिस्सा बताना है। तो सबसे पहले हम इसका रेशो निकाल लेते हैं, मैन, वुमेन और बॉयज का। यदि बॉयज को 1 मिलता है तो वुमेन को 3 मिलता है, और मैन को इन दोनों का जोड़ के बराबर मिलता है 4। तो ये तो 1-1 का आ गया। अब हमने बांटना किस में है, 7 मैन में, 11 वुमेन में और 5 बॉयज में। ठीक है, तो इसका हम निकाल लेते हैं, यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको गुणा कर दो, 7 चौका 28, रेशो बनाएंगे इसका 33, क्योंकि डिवाइड इसमें करना है तो रेशो इनके हिसाब से निकालना पड़ेगा। और 5 बॉयज का आ गया 5, तो हम इस रेशो में इसको डिवाइड कर देंगे। तो रेशो का जोड़ कितना आ गया, 30 और 20, 61 और 66 आ गया। तो 66 किसके इक्विवेलेंट हो गया, 1320 के। तो एक कितना आ जाएगा अपना, 66 दूनी 132, तो 20 के इक्विवेलेंट आ गया। तो इसकी 28 की इसके साथ गुणा करेंगे तो ये आ गया 560, और ये आ जाएगा 660, और ये आ जाएगा 100। अब हमने निकालना है 1-1 का, तो ये कितने का था, ये 7 मैन का है, तो इसको 7 से भाग कर दो, ये 11 का, इसको 11 से भाग कर दो, ये 5 का, इसको 5 से भाग कर दो। ठीक है, तो ये एक मैन का कितना आ गया, 80 रुपये, एक वुमेन का कितना आ गया, 60 रुपये, और एक बॉयज का कितना आ गया, 20 रुपये। ठीक है, अब देखो वुमेन को इसका 3 गुना मिला है, और आदमी को इन दोनों के जोड़ के बराबर मिला है। नेक्स्ट है ये क्वाइन वाला आता है एक प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, यदि टोटल वैल्यू दी होगी तो रेशो क्वाइंस का दिया होता है, वैल्यू का रेशो निकाल के डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। और यदि टोटल क्वाइंस दिए होंगे तो रेशो वैल्यू का दिया होगा, उल्टा होता है, इसको हम कन्वर्ट करके ही करेंगे। जैसे 1 रुपीज़ के क्वाइन है, 50 पैसे के क्वाइन है, और 20 पैसे के 5 पैसे के क्वाइंस है। इसके नंबर्स का प्रोपोर्शन हमें दिया हुआ है, अभी इतने इतने नंबर है, जैसे 1 रुपये का, 50 पैसे का और 25 पैसे का। किसमें है प्रोपोर्शन, 2 से ही 1/2 को हम 5/2 लिख लेते हैं। और ये कितना है, ये 3 है, और ये है अपना 4। इतने नंबर के प्रोपोर्शन में है, इसको 2 को नीचे से हटा लेना है, यहाँ पे गुणा हो जाएगी। ठीक है, इस प्रोपोर्शन में है ये, और इनकी वैल्यू दी हुई है, टोटल वैल्यू 210 रुपये। तो ये नंबर्स हैं, नंबर ऑफ क्वाइन, ये क्वाइंस है इतने, ये वैल्यू नहीं है। तो इनकी वैल्यू का निकाल लेंगे तो 5 सिक्के हैं, ये 6 सिक्के हैं, और ये 8 सिक्के हैं। तो 5 सिक्कों में रुपए कितने मिलेंगे, रुपए में तो 5, 50 पैसे के 6 सिक्कों में रुपए कितने बनेंगे, 3, और 8 सिक्कों में, 25 पैसे के 8 सिक्कों में कितने रुपए बनेंगे, 2। तो वैल्यू का अनुपात आ गया ये 5 और 3 8 और 2 10, 10 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 210 के। तो इसमें ये कितने हो गए, 105 आ जाएगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आ जाएगी 63, गुणा कर देंगे उसको 21 से, और इसकी आ जाएगी 42। अब इसके वापस क्वाइन बनाने हैं, 105 रुपए में कितने क्वाइन बन जाएंगे, रुपए के 105, 63 में अठन्नी कितनी बनेंगी, 50 पैसे, इसकी दुगनी बन जाएंगी 126, और इसमें 54 कितने बनेंगे, इसके 4 से गुणा कर देंगे 168। तो ये हमसे पूछा जाता है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम ऐसे ही निकालनी है जो क्वाइंस वाली आती है। हम अगली वीडियो में मिलेंगे, इसका दूसरा पार्ट बनाएंगे, इसमें कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस रह गए हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। तो कल मिलते हैं हम।